प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका सूत्र होता है CaO4 1/2H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। इसको कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट भी बोला जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बोल दो, CaO4 1/2H2O बोल दो, कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट बोल दो, POP बोल दो, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये सारे नाम इसी के हैं, ठीक है। बनाया कैसे जाता है ये? जिप्सम, इसका सूत्र होता है CaO4 2H2। ये CaO4 1/2H2 प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है, ये होता है जिप्सम का सूत्र है। CaO4 2H2 जिप्सम का सूत्र होता है। तो जिप्सम को 373 फिक्स ताप होता है, जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर क्या होता है? जिप्सम जल के अणु को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट बनाता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। यानी जिप्सम को गर्म करिए कितने पर? 373 केल्विन ताप पर जिप्सम को जब गर्म किया जाता है तो जिप्सम है वो जल के अणु को त्याग देगा। जो अंदर जल नहीं है, अपना 2H2 है, ये बड़ा उस जल के अणु को त्याग देगा और जल के अणु को त्याग करके CaO4 1/2H2 प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। तो समीकरण लिख दिया CaO4 2H2, ये तो जिप्सम का सूत्र है। गर्म किया कितनी पर? 373 केल्विन ताप पर, तो जल को त्याग दिया, H2 त्याग दिया और CaO4 1/2H2 बन गया, जिसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये बनाने की विधि है, पर इतनी विधि आती है सिर्फ कि जिप्सम को 373 ताप पर गर्म करने पर जल के अणु को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट बनाता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। नीचे ये समीकरण आ देना, CaO4 2H2 गर्म करने पर 373 केल्विन, CaO4 1/2H2 प्लस फिर जल के अणु को त्याग देगा। अब इसके उपयोग बताइए, अपनी उपयोग क्या होते हैं, कहाँ पर इसका उपयोग क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का? तो पहला जो उपयोग है वो इसका उपयोग शरीर के, इसका टूटी हुई हड्डियों को स्थिर रखने के लिए किया जाता है। टूटी हुई हड्डियों को स्थिर रखने के लिए किया जाता है। दूसरा जो उपयोग होता है, इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के खिलौने बनाने में किया जाता है। किया जाता है। तीसरा जो उपयोग होता है, इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की मूर्तियां बनाने में किया जाता है। चौथा जो उपयोग होता है, इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के
बर्तन बनाने में किया जाता है। पांच का जो उपयोग लिखिए अपन, इसका उपयोग सजावटी सामान बनाने में किया जाता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग होते हैं। पहला इसका उपयोग होता है, इसका उपयोग टूटी हड्डियों को स्तर करने के लिए किया जाता है। नंबर 2 पर इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के खिलौने बनाने में किया जाता है। नंबर 3 पर इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की मूर्तियां बनाने में किया जाता है। नंबर 4 पर इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाने में किया जाता है। नंबर 5 इसका उपयोग सजावटी सामान बनाने में किया जाता है। आगे अगर बात करेंगे अपने लिए, इसका उपयोग है वो दंत चिकित्सा में भी किया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में दंत चिकित्सा में किया जाता है। और आगे अपन बताएंगे तो इसका उपयोग सैनिटरी वेयर का सामान बनाने में भी किया जाता है। तो यहाँ पे तो सीधा प्रश्न होता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसे कैसे बनाया जाता है, इसके उपयोग लिखिए। तो सीधा बता देंगे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि और प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग। ठीक है। कभी कभी एक प्रश्न पूछा था प्लास्टर ऑफ पेरिस का चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग बताइए। सारे उपयोग पूछा तो ये बताएंगे। अगर अकेला सिंगल ना देता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग बताइए, तो ये मान लीजिए ना, इसका उपयोग मूर्तियां बनाने में किया जाता है, इसका उपयोग खिलौने बनाने में किया जाता है, सजावटी सामान किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ आपको 2 पॉइंट लिखने हैं। अगर एक लिख दोगे तो भी बढ़िया है कि इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को स्थिर रखने में किया जाता है। ये चिकित्सा का उपयोग है। दूसरा अगर उपयोग लिखो तो लिखना इसका उपयोग दंत चिकित्सा में किया जाता है। फिर 2 उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में, सारे उपयोग पूछता तो सारे साल लिखने हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में पूछता है तो आपको ये उपयोग लिखना है सिर्फ। ठीक है। ये उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में, हड्डियां टूटती हैं तो उसको स्थिर रखने के लिए प्लास्टर लगाया जाता है। तो ये इसका चिकित्सीय उपयोग है। तो ये तो हो गया आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्रिस्टल जल किसको बोलेंगे? परिभाषा याद रखने सिर्फ एक, लवण के एक इकाई सूत्र में जल के निश्चित अणु की संख्या को क्रिस्टलन जल कहा जाता है। एक इकाई में जितने अणु की संख्या होती है उसको बोलते हैं क्रिस्टलन जल। कैसे? जिस तरह के लिए सूत्र लिखा था Na2CO3 10H2O, ये सूत्र लिखा था धावन सोडा का। अगर पूछ ले कि धावन सोडे में क्रिस्टलन जल की मात्रा कितनी होती है तो तुरंत देख के बता देना जल के कितने अणु हैं? 10 अणु हैं। धावन सोडा में जल के अणु या क्रिस्टलन जल के अणु की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। अभी हम जितना बताया था CaSO4 2H2O पर्सन दे दिया कि जिप्सम में क्रिस्टलन जल के अणु की संख्या कितनी होती है तो जल के पीछे कितने अणु हैं? 2 अणु हैं। तो जिप्सम में क्रिस्टलन जल के अणु की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो इस तरह से अगर कोई भी सूत्र देता है तो जल के H के पीछे जितनी संख्या लिखी हुई है वो सारी की सारी क्या होती है? क्रिस्टलन जल के अणु की संख्या होती है। ठीक है। H के सूत्र में कोई भी सूत्र होता है, सूत्र में अगर H के पीछे जो संख्या लिखी हुई है वो बता देना आप क्रिस्टलन जल की। शॉर्ट इस आपका अभी अभी आया प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 1+2H2O, तो 1+2 आया ना, तो पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्रिस्टलन जल के अणु की संख्या कितनी होती है तो अपन बताएंगे 1/2 होती है। तो जो भी संख्या पीछे है जल के अणु के वो क्रिस्टलन जल होता है। यह ना कोई भी सूत्र देके पूछ सकता है ना। ठीक है। दूसरी बात आपकी क्लोर क्षार किसको बोलते हैं? आया प्रश्न नहीं आया था कभी भी।
क्लोर क्षार किसको बोलते हैं? जब सोडियम क्लोराइड NaCl के जलीय विलयन में, यानी सोडियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है, नीचे दे रहा है सोडियम क्लोराइड, ये जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो सोडियम क्लोराइड क्या होता है? विघटित होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और क्लोरीन गैस उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है क्लोर क्षार? क्योंकि क्षार बन रहा है, NaOH क्षार है और साथ में क्लोरीन गैस बन रही है, तो क्षार और क्लोरीन गैस दोनों बन रही, इसलिए इसको क्लोर क्षार कहा जाता है। इस प्रक्रिया में निर्मित उत्पाद क्लोरीन, जिसे क्लोर कहा जाता है, वह NaOH दोनों क्या होते हैं? क्षार होते हैं, इसलिए इसे क्लोर क्षार के नाम से जाना जाता है। बात सिर्फ अगर ये याद हो गया तो बात इसमें से निकलेगी पूरी की पूरी कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस में विघटित हो जाता है। चूंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है और क्लोरीन गैस उत्पन्न हो रही है, इसलिए इसको क्लोरीन क्षार कहा जाता है। तो यह आपका हो गया क्लोरीन क्षार और क्रिस्टलन जल। कुछ विलयन के पीएच का मान दे रखा है, जो मुख्य विलयन है यहाँ से 1 नंबर प्रश्न हर बार बोर्ड में आता है। देखो ये तो एक नाम दे देता है तो उसका पीएच का मान पूछता है, सिर्फ 1 नंबर वाला प्रश्न। जठरस जो अम्लाशय की दीवारों से स्रावित होता है, भोजन के पाचन में भूमिका निभाता है, उसका पीएच का मान होता है 1.2, यानी अम्लीय होता है। ठीक है, और वहां पर प्रश्न पढ़िए, जब तंत्र वो आपका पढ़ेंगे, मानव तंत्र पढ़ेंगे, वहां पर पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र में जठरस पढ़ेंगे, वहां पर एक प्रश्न मिलेगा आपको कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मुख्य काम लिखिए, HCl का मुख्य काम लिखिए। वहां पर अगर जठरस है वो भोजन का माध्यम अम्लीय बनाता है, क्योंकि इसका मान कितना होता है? 1.2 होता है और अम्लीय होता है। सांस इधर वाले सारे अम्लीय होंगे। फिर नींबू के रस का पीएच का मान 2.2 होता है, क्योंकि नींबू का रस है, नींबू का स्वाद खट्टा होता है। और मैंने ये बताया था कि जैसे ही इधर उल्टे चलेंगे अम्ल की मात्रा बढ़ती जाएगी, यानी जिसका पीएच का मान 0 है वो सबसे ज्यादा अम्लीय होगा, 1 है वो उससे कम होगा, 2 से कम, तो यहाँ पर तो ये 2.2 है तो प्रबल अम्ल होगा, ये अम्ल की मात्रा ज्यादा होगी इसमें। शुद्ध जल के पीएच का मान कितना होता है? 7 होता है, क्योंकि शुद्ध जल वो रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है, न गंध आती है न स्वाद होता है। इसका मतलब जिसमें गंध और स्वाद नहीं होगी वो उदासीन होगा, उदासीन है, तो उदासीन का मान 7 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के पीएच का मान 14 होता है। मानव रुधिर का पीएच का मान 7.3 से 7.5 होता है, 7.3 से 7.5 क्षारीय होता है, और वो भी ज्यादा क्षारीय क्योंकि बिल्कुल 7 के नजदीक में, तो जैसे जैसे हम घटते जाएंगे लेकिन ये पर्पल क्षारीय होता है। मानव मूत्र के पीएच का मान कितना होता है? 5.5 से 7.3, यानी हल्का अम्लीय और प्रबल क्षारीय। अम्ल का स्वाद खट्टा और इसका कड़वा, ठीक है ना। तो 5.5 से 7.3 होता है, अम्लीय भी होता है और क्षारीय भी होता है। टमाटर के रस का पीएच 4 से 4.3, खट्टा होता है टमाटर का रस, क्योंकि इसका उपयोग खटाई देने में, भोजन में खटाई पैदा करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो 4 से 4.3 होता है, अम्लीय होता है। 1 मोल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के पीएच का मान 0 होता है, प्रबल अम्ल होता है। ये लार होती है, मुख में जब भोजन का पाचन बढ़ी तब अपन लार के कार्य बढ़ी, लार क्या क्या काम करती है तब वहां पर बताना पड़ेगा। इसके पीएच का मान 6.5 से 7.5 होता है, यानी हल्का सा अम्लीय और क्षारीय ज्यादा होता है। कॉफी होती है, कॉफी के पीएच का मान 4.5 से 5.5 होता है, इसका मतलब अम्लीय होता है। इसलिए जो बोलते हैं कॉफी है वो स्वास्थ्य के लिए चाय से ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि इसके पीएच का मान कितना होता है? अम्लीय होता है, 4.5 से 5.5। कॉफी अगर ज्यादा पियेंगे
तो जो एसिडिटी बनती है पेट में वो ज्यादा बनी। तो ये कुछ मीडियन है जिनके पीएच का मान है। ताजे दूध का पीएच बराबर 6 होता है, 6 ये अच्छा हो गया। डीएनए का पीएच बराबर 7.8। आरएनए का पीएच बराबर 7.8, दोनों का बराबर होता है। और एक होता है आंतरिक रस 7.5 से 8.3, 7.5 से 8.3। ये कुछ मुख्य